जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप मेरा शो देखते हैं तो आपको पता है कि मैं जब शो स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त मैं रोज़ एक वाक़या सुनाया करता था और लोग उस वाक़े को बहुत पसंद करते थे। अब मैं उस अपनी जो इख्तरा है या अपनी जो ट्रेडिशन है उसको दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं रोज़ आपको एक वाक़या सुनाया करूँगा, लेकिन वाक़या वीलॉग के आखिर में होगा ताकि आप सारा वीलॉग देख के उस तक पहुँचें और उसको फिर एंजॉय करें। आज से हम ये वाक़या स्टार्ट कर रहे हैं और आज का वाक़या जो होगा इस वीलॉग के आखिर में होगा और मुझे यकीन है कि आप उसको एंजॉय करेंगे। बहरहाल उस वाक़े की तरफ जाने से पहले जो आज की हाईलाइट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब के लिए कल 3 खौफनाक खबरें सामने आई और इन खबरों ने चेयरमैन पीटीआई और उसके साथ साथ पीटीआई की जड़ों को हिला कर रख दिया। वो 3 खबरें क्या है वो हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ ये जो निगरान गवर्नमेंट है इसके अंदर एक इमरान खान साहब का वज़ीर भी शामिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब को बाकायदा शेयर दिया जा रहा है। वो वज़ीर साहब कौन है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फिर निगरान काबीना हलफ लेने से पहले ही मुतनाज़ हो चुकी है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। किन किन लोगों पर एतराज़ किया जा रहा है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले इमरान खान साहब के वज़ीर की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि ताबिश गौहर नाम के एक वज़ीर होते थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में और उनके ऊपर बहुत एतराज़ किया जाता था, बल्कि जनरल बाजवा साहब ने कह के इमरान खान साहब से उन्हें निकलवाया था। और उसकी वजह यह थी कि जनरल बाजवा साहब उन्हें अपने साथ लेके कतर गए थे और वहाँ पे LNG का सौदा किया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा था। और जनरल बाजवा साहब ने कतर के जो अमीर हैं उनको बड़ी मुश्किल से कायल किया कि पाकिस्तान को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप मेहरबानी करें। और उन्होंने कहा कि आपके पास मैं अपना वज़ीर भेज रहा हूँ, आप उसके साथ बैठें उसके दफ्तर में और पाकिस्तान को जितनी भी गैस चाहिए आप उसको बता दें, लिखवा दें, उतनी गैस आपको मिल जाएगी। और फिर साथ उन्होंने ये बताया कि जो सबसे बड़ा सौदा हमारा है वो चाइना के साथ है और जो रेट हम चाइना को दे रहे हैं उससे भी कम रेट पे हम आपको गैस दे देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फेवर थे। ताबिश गौहर साहब को मिनिस्टर के साथ बिठाया गया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपको कितने कंटेनर्स चाहिए गैस के, LNG के। तो जो ताबिश गौहर साहब ने एस्टीमेट लगा के उन्होंने कहा जी कि बस एक काफ़ी है हमारे लिए, एक हमें दे दें। तो वो वज़ीर बड़ा हैरान हुआ कि इतनी दूर से आए, सिर्फ एक इनको कंटेनर चाहिए, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, जबकि हम इनको पूरे साल के लिए 2 साल या 3 साल के लिए भी LNG गैस देने के लिए तैयार है। वहाँ पे एक जनरल भी साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी ताबिश गौहर साहब से कहा कि भाई अगर आपको चाहिए तो आप मज़ीद मांग लें, मज़ीद ले लें, ये हमारे पास वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको लूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ताबिश गौहर साहब ने कहा जी हमारे लिए एक काफ़ी है। बहरहाल वो एक ओके कर दिया गया, उसकी अमाउंट भी दे दी गई और बड़ा सस्ता हमें वो मिला। लेकिन जब वो बड़ा सा टैंकर पाकिस्तान के अंदर आया तो उसको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर तो गैस का बहरान पैदा हो गया और अब हमें कम से कम 10-11 उस टाइप के टैंकर्स या उस टाइप के वैसल चाहिए, तब जाके पाकिस्तान की सर्दियाँ गुजर सकेंगी। तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि आपको इन्हें रोकना चाहिए और ये शख्स काबिल एतबार नहीं है। साथ उन्हें यह भी बताया गया कि हमें अमेरिकन्स ने बताया कि आप जाके अपनी पोर्ट के ऊपर देखें वहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है। और जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो पता चला कि ताबिश गौहर साहब ने ईरान से कुछ पेट्रोल मंगवाया है और वो जो पेट्रोल है वो सबसे पहले किसी और मुल्क में गया और वहाँ से उस मुल्क की मोहर लगी और उसके बाद पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ और वो आम मार्केट से 30% सस्ता था और वो ताबिश गौहर साहब ने अपने लिए मंगवाया था। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडीज़ की और जो इंटरनेशनल हमारी एग्रीमेंट्स हैं उसकी वायलेशन भी थी और पाकिस्तान को डॉज करवाने की कोशिश भी थी। ये वाक़या भी जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बताया और उन्हें कहा कि इनको फारिग करें, ये पाकिस्तान की साख को भी बर्बाद कर देंगे और पाकिस्तान के एसेट्स को भी। बहरहाल ताबिश गौहर साहब को इस तरह फारिग किया गया और अब इन्हें इस निगरान गवर्नमेंट में शामिल किया जा रहा है, ये इतला है। और जब ये आएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि आने से पहले ही ये कैबिनेट तो फिर मुतनाज़ होगी, क्योंकि ताबिश गौहर साहब के ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। पहले एतराज़ तो LNG का है, दूसरा इनके ऊपर ये एतराज़ है कि ये के इलेक्ट्रिक को बेचना चाह रहे थे शंघाई कॉरपोरेशन के साथ और उनके अंदर कुछ किक बैक्स लेने का उस वक्त खबरें गर्दिश कर रही थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है खबरें ठीक हैं या नहीं। इनके ऊपर एतराज़ ये किया गया था। फिर बाइको के साथ इनका एक एग्रीमेंट था, ये उसका हिस्सा थे बाइको का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात उस वक्त हुए थे। फिर ये क्योंकि इनका अपना बिज़नेस है, ये जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं उनके बोर्ड्स पे रहे हैं तो इनका अपना इंटरेस्ट है उसके अंदर।
तो ये जो इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट आएगा यहाँ पे वो बड़ा खौफनाक होगा। तो एक ऐसा शख्स है जिसे इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट से निकाला था और उससे पहले इमरान खान साहब उन्हें लेकर आए थे और जिनका अपना एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, उनको जब इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा तो फिर ये कैबिनेट मुतनाज़ हो जाएगी। लिहाजा इनकी वजह से पहले से ये कैबिनेट मुतनाज़ होना शुरू हो गई है। फिर सुल्तान अली अलाना साहब का जिक्र भी किया जा रहा है कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो डुअल नेशनल निकले जिसकी वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं। लेकिन मैं पहले कहता हूँ कि सुल्तान अली अलाना वाकई एक शानदार आदमी है, बहुत ही पढ़ा लिखा, बड़ा ज़बरदस्त इंसान है और FATF में उसने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की थी। उसने जनाब बाजवा साहब से कहा था कि हम लोग कुछ भी कर लें, हम इन कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्ट्स नहीं है, तो मैं आपको बाहर से एक्सपर्ट्स ला देता हूँ। तो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट हायर किया था, एक कनाडा से हायर किया था और ला के हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए थे और उन दोनों एक्सपर्ट्स ने वो सारी जो कंडीशंस थी उनको फुलफ़िल किया था, उन्होंने पाकिस्तान को ट्रेन भी किया था। तो ये सुल्तान अली लाना की बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए फेवर थे और उस फेवर के बाद अगर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता तो वो एक बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन यूँ महसूस होता है कि उन्हें शायद ये मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो डुअल नेशनल है। तो इसी तरह सरफराज बुगटी साहब के ऊपर बहुत लोग एतराज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बाप पार्टी का हिस्सा हैं। अब अगर वो वज़ीर दाखिला बनेंगे और बाप पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ होगा तो बाप पार्टी का एक शख्स वज़ीर दाखिला है और दूसरा शख्स जिसका बाप पार्टी के साथ ताल्लुक़ है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर एतराज़ तो किया जाएगा। और अख्तर मैंगल साहब की तरफ से बल्कि बलोचिस्तान के बहुत सारे लोगों की तरफ से एतराज़ शुरू हो चुका है। तो अब ये भी ज़ाहिर आने वाले दिनों में मुतनाज़ हो जाएंगे। ताहम गौहर एजाज साहब का बड़ा ज़बरदस्त एंट्री है इसमें। गौहर एजाज साहब एक बहुत बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं। इनके वालिद सेनेटर एजाज साहब वो बड़े नेक नाम आदमी थे। उन्होंने लाहौर के अंदर डायलिसिस का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया था, वो आज तक चल रहा है। फिर ये गौहर एजाज साहब रोज़ाना तकरीबन 10,000 के करीब मील्स जो हैं वो लाहौर के अस्पतालों को देते हैं। ये एक बहुत बड़ा वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ये नेक नीयत भी हैं और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, विजनरी भी हैं। मेरा ख़्याल है इनका इजाफ़ा कैबिनेट के लिए बहुत अच्छा होगा और ये मुतनाज़ उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी लोग मुतनाज़ होने वाले हैं। तो ये कैबिनेट आने से पहले ही मुतनाज़ हो चुकी है और साथ साथ इमरान खान साहब का अपना जो पसंदीदा वज़ीर है उसको भी इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो बड़ी हैरान कुन बात है। अब हम आते हैं उन 3 खबरों की तरफ जिसने PTI को जड़ों से हिला कर रख दिया। इमरान खान साहब के लिए पहली बुरी खबर यह है कि बुशरा बीबी की आवाज़ जो है वो फोरेंसिक लैब में मैच कर गई है, क्योंकि कल बुशरा बीबी को बुलाया गया था तोशा खाना केस में। DIT के सामने वो पेश हुई थी और उनसे जब पूछा गया था कि ये जो ऑडियो लीक हुई है क्या ये आपकी आवाज़ है, तो उन्होंने कहा ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ किसी और की है, मेरी आवाज़ सिरे से है ही नहीं। फिर उसे ये पूछा गया कि क्या घड़ियों के लेन देन या हीरों के लेन देन या फिर जेवरात के लेन देन में आपका कोई हाथ था। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ना मैंने घड़ी देखी है, ना मैंने कोई जेवर बेचा है, ना मुझे कोई हार मिला है। ये इमरान खान साहब जाने और उनका काम जाने और उनका अमला जाने, मैंने तो सिरे से कोई चीज़ देखी ही नहीं। उनसे पूछा गया कि फिर वो रसीदें जो बनवाई जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उसके अंदर आपका क्या अमल दखल है, तो उन्होंने उसको भी निगेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब उनकी आवाज़ लेके रिकॉर्ड करके और वो जो रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो लीक हुई थी उसके साथ जब फोरेंसिक लैब में भिजवाई गई तो पहला जो टेस्ट था उसके अंदर वो आवाज़ 100% मैच कर गई है। अब सिर्फ रिपोर्ट आनी बाकी है, किसी वक्त भी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद पुलिस चालान बना के इसको अदालत में पेश कर देगी और फिर अदालत के हुक्म के बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का अमल शुरू हो सकता है। अब जो अंदर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि शायद ये मरहला अगस्त के अंदर ही आ जाए और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके बाद बुशरा बीबी को 1 या 2 ज़मानतें मिल जाएंगी, लेकिन 16 सितंबर के बाद बुशरा बीबी को शायद अदलिया की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिल सके। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब बुशरा बीबी से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वहाँ कमरे के अंदर उनके साथ एक खातून थी जो उनकी अपनी लॉयर है और उन्हें पीछे बिठाया गया था, बुशरा बीबी को सामने बिठाया गया था और बुशरा बीबी के सामने जब फैक्ट्स रखे गए तो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, जिस पे पुलिस एहलकार बड़े हैरान हुए क्योंकि सबका ख्याल ये था कि मजहबी शख्सियत हैं, ये कम अज़ कम गलत बयानी नहीं करेंगी क्योंकि इनकी जो गलत बयानी है वो साबित हो रही है। बहरहाल ये मुझे बताया गया कि वो थोड़ी सी शेखी थी, थोड़ी सी कमज़ोर फील कर रही थी, जबकि जब उनके घर पुलिस गई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है क्योंकि वो इमरान खान साहब से मिलकर आई थी और इमरान खान साहब की जो हालत थी वहाँ जेल में उससे बीबी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इमरान खान साहब के लिए पहली बुरी खबर ये है कि बीबी की जो गलत बयानी है वो अब फोरेंसिक लैब में वो साबित हो रही है और उससे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान पैदा हो रहा है। दूसरी बड़ी बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और केस हो गया है। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने साइफ़र चोरी का मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कायम कर दिया है क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बार ख़ुद किसी शो में कहा था
कि वो जो साइफ़र की कापी थी वो मेरे पास थी, लेकिन वो कहीं गायब हो गई है, वो चोरी हो गई है। और इसके बाद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने अपना एतराफ़ी बयान दिया था कि मैंने वो कापी इमरान खान साहब के हवाले की थी, और जब मैं उनसे कापी लेने गया था तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो कापी कहीं मिसप्लेस हो गई है। तो अब वो साइफ़र है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा राज है, और उसके बाद ये राज अमेरिका की एक वेबसाइट के ऊपर चढ़ भी गया, वहाँ पहुँच भी गया। तो उसके बाद ज़ाहिर एक सवाल पैदा हुआ कि साइफ़र की कापी जो सिर्फ इमरान खान साहब के पास थी वो इस वेबसाइट तक कैसे पहुँची। तो उनके ऊपर एक मुकदमा बन गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है। कुछ पुलिस एहलकार और कुछ FIA के एहलकार इमरान खान साहब से अटक जेल में मिलने गए थे और फिर डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। इमरान खान साहब से ये पूछा कि साइफ़र की कापी कहाँ गई, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन जवाब दिया कि मेरे पास कापी थी, लेकिन वो कहाँ चली गई मुझे नहीं पता इसके बारे में। बाकी जब उनसे सवाल किए गए तो वो फौरी तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे मालूम ही नहीं, और एक दो सवालों पे तो बल्कि उन्होंने कंधे उचका के कहा था मुझे क्या पता, जो उस वक्त वो लोग मौजूद थे उनसे पूछें। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनसे जाके पूछ लें। अब इमरान खान साहब भी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इनके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये केस जो है बड़ा सीरियस केस है, क्योंकि इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब को ठीक ठाक सज़ा हो सकती है, और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। और मेरा ख्याल है इससे इमरान खान साहब को बचना इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। और तीसरी और खौफनाक खबर यह है कि इमरान खान साहब के जो 22 करीबी साथी हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। इनमें सबसे पहले मियाँ असलम इकबाल हैं, फिर हमाद अज़हर हैं, फिर फ़ारूक हबीब हैं, फिर ज़ुबैर खान न्याज़ी हैं, फिर आज़म खान सवाती हैं, फिर मुराद सईद हैं, फिर अली अमीन गंडापुरा हैं, फिर असद ज़मान चीमा है, फिर हसान न्याज़ी, लेकिन हसान न्याज़ी गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस वक्त वो कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान गर्दिश कर रही हैं। एबटाबाद के अंदर छुपे हुए थे और वहाँ एक मुखबरी के ज़रिए इन्हें गिरफ़्तार किया गया। फिर इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हैं, हाफ़िज़ फ़रहद अब्बास हैं जो उनके PS होते थे और लोगों के साथ मीटिंग्स करवाते थे। फिर वासक क्यूम अब्बासी थे जो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली में, और आपको याद होगा कि जब धरना चल रहा था तो वासक क्यूम अब्बासी साहब मोटरवे के ऊपर क्रिकेट खेला करते थे। फिर गुलाम अब्बास साहब हैं, फिर अली हसन साहब हैं, फिर उज़मा खान जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, और फिर दूसरी जो हमशीरा है अलीमा खान, वो इन दोनों को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। और इन दोनों बहनों ने यह तस्लीम किया था कि जब कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ था तो हम वहाँ पे मौजूद थे। फिर अंदलीब अब्बास साहिबा जो ज़ाहिर है इनकी MNA थी, फिर अहमद खान न्याज़ी ये हैं, फिर करामत अली खोखर साहब हैं। ये 22 लोग जो हैं इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इन्हीं महीनों में यानी इसी महीने के अंदर इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अगले 10-15 दिनों के अंदर इन सब को गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा, और अदालत अब ज़ाहिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। अब तक मजमूई तौर पर PTI के 282 लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया, और ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है कि जिसमें इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया। लिहाजा अब इमरान खान साहब के जो बड़े करीबी साथी हैं उनके साथ भी वही सलूक होने वाला है जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। और अब मैं उस वाक़े की तरफ आता हूँ। एक बादशाह था, वो बड़ा ही जालिम था, तो जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा जी, मैं आप सल्तनत आपके हवाले करने लगा हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको इतने अच्छे काम करें कि लोगों को मेरे गुनाह, मेरे जुल्म याद ना रहें और वो कहें कि इनके वालिद बड़े अच्छे थे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए। उसने कहा अब्बा जी फ़िक्र ना करें, मैं जब बादशाह बनूंगा तो मैं ऐसे काम करूंगा कि रोज़ लोग कहेंगे कि इनके वालिद बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद बादशाह सलामत इंतकाल कर गए और उनका जो साहबजादा था वो बादशाह बन गया। अब उसने बादशाह बनते ही पूरे मुल्क के अंदर ऐसी कोई जूताबाजी की कि जो शख्स नज़र आता था उसको लटा के फेंटा लगा दिया जाता था। इतने टैक्सेस लगाए, इतनी महंगाई कर दी, इतनी गुर्बत कर दी, इतना जुल्म किया कि जेलें तक भर गईं। और उस जुल्म का, इस ज़्यादती का ये नतीजा निकला कि जो भी शख्स बादशाह को देखता था वो कहता था हाय इनका वालिद कितना अच्छा होता। तो वो उसने कमाल ये कर दिया कि अपने जुल्म के ज़रिए साबित कर दिया कि मेरा वालिद बेहतर था, मैं उससे भी ज़्यादा सख्त हूँ। तो मुझे यह महसूस होता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, ये अगले 3-4 महीनों के अंदर कोई ऐसा तेल निकालेगी गवर्नमेंट का कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि PDM की गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, और उनको वापस लाया जाए। तो मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इस गवर्नमेंट को ये टारगेट दे के भेजा गया, ये मैंडेट दे के भेजा गया है कि आपने लोगों को याद करवाना है कि मियाँ शहबाज शरीफ या PDM की गवर्नमेंट कितनी अच्छी थी।